कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप सिंह दृष्टि के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो कुछ वर्तनी से संबंधित बात करेंगे। वर्तनी का मतलब अंग्रेजी में कहें तो स्पेलिंग है ना। हिंदी में कहते हैं वर्तनी, अंग्रेजी में कहते हैं उसको हम स्पेलिंग। तो उस पर बात करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लेकर के बड़ी दुविधा रहती है लोगों में। कई बच्चों में ऐसा मैंने देखा है, कई बच्चे आकर के पूछते हैं कि सर ये वाला सही है या ये वाला सही है। और जहां तक मैं समझता हूं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी जो है वो उन शब्दों को लेकर के बड़ा दुविधाग्रस्त रहते हैं कि कौन सा सही है दोनों में से। तो आज बात करेंगे उन्हीं शब्दों पर जिनको लेकर के सबसे ज्यादा दुविधा रहती है। वो दो कौन से हैं? एक है शब्द अंतरराष्ट्रीय, और एक शब्द है अंतरराष्ट्रीय। ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इन दो शब्दों को लेकर के बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में कुछ गलतियां हैं। ठीक है, इन पर बात करते हैं। देखिए, दरअसल विसर्ग संधि से संबंधित है ये मामला। हिंदी में संधियां तीन प्रकार की हैं, एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। इनका संबंध जो है वो विसर्ग संधि से है। विसर्ग संधि में एक नियम है। वो नियम ये कहता है कि अगर कहीं पर विसर्ग आ जाए और विसर्ग से ठीक पहले ई का या ऊ का स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या फिर कोई स्वर हो, लेकिन इस सघोष व्यंजन में र को छोड़कर र ना हो। ठीक। अब आप सोच सकते हैं कि सघोष व्यंजन तो हमें पता ही नहीं है, सघोष व्यंजन क्या होता है। तो अभी से आप समझ लीजिए कि सघोष व्यंजन कौन से। ठीक। हिंदी में सघोष व्यंजन माने जाते हैं कि कुल 20 है। कौन कौन से हैं? आप देखेंगे कि 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन पांचों वर्गों में जो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? सघोष है। मतलब अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में ग, घ और अंग, ये क्या होगा? ये सघोष व्यंजन। तो 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 3-3, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? सघोष है। तो 15 तो ये हो गए। इसके अलावा य, र, ल, व, ये भी क्या है? सघोष है। और साथ ही साथ ह, ये भी जो है वो सघोष है। तो य, र, ल, व, ह, ये हो गए 5 और 15 वो 20। कुल 20 मानते हैं हम कि ये जो है सघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन क्या होते हैं ये हम लोग क्लासेस के टाइम पर देखेंगे कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं, या किसी और वीडियो में देखेंगे कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि सघोष व्यंजन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये बाद में देखेंगे। ठीक। तो कौन से हैं ये तो क्लियर हो गया। इसके साथ साथ स्वरों के बारे में भी कहा जाता है कि जितने भी स्वर होते हैं सबके सब सघोष होते हैं। सारे के सारे स्वर जो हैं वो क्या है? सघोष, सब। तो कहने का मतलब यह है कि सभी सघोषों के बारे में यह बात हो रही है, लेकिन इस सघोष में से र को हमने क्या किया है? अलग निकाल लिया। ठीक। तो विसर्ग संधि में एक नियम है कि अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ का स्वर आ रहा हो और विसर्ग के बाद र को छोड़कर कोई सघोष व्यंजन हो या फिर कोई स्वर हो, तो उस स्थिति में ये जो विसर्ग होता है
ये विसर्ग र में बदल जाता है, र में चेंज होगा। जैसे आप देखेंगे कि आपने कहीं पर लिखा निह और प्लस धन, निह प्लस धन। अब धन ध से शुरू हो रहा है, ध कहां पर आता है, त थ द ध, यानी कि चौथा है। ये चौथा है, इसका मतलब सघोष है, और ये सघोष है, और विसर्ग से ठीक पहले कौन सा स्वर है, छोटी ई का स्वर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये विसर्ग चेंज हो जाएगा र में। तो इसकी वजह से जो शब्द बनेगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर और प्लस धन। तो ये बनेगा क्या, निर्धन। और आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जो आधा र होता है, ये आधा र रेफ के रूप में अगले वाले के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे निर्धन, इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि दुह प्लस गुण। अब इसको अगर देखें तो यहां पर भी ग है, ग कौन से नंबर पर आता है, क ख ग, तीसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। और विसर्ग र में चेंज होगा तो इसका मतलब यहां पर ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, दुर और प्लस गुण बराबर दुर्गुण। और दुर्गुण में इसी तरीके से रेफ लग जाएगा, दुर्गुण। ठीक है, ये बन गया। अगर आप यहीं पर स्वर की बातें अगर करना चाहते हैं तो स्वर के भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे निह और प्लस आशा। तो यहां पर स्वर आ रहा है, स्वर से शुरुआत हो रही है, इसलिए ये विसर्ग भी किसमें चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। और जब ये र में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, निर और प्लस आशा। और जैसे ही आप र और अ को जोड़ेंगे तो ये मिलकर के क्या हो जाएगा, र पर बड़े आ की मात्रा। इसका मतलब शब्द क्या हो जाएगा, निराशा। ठीक है, यही चीज आप ऊ के साथ भी देख सकते हैं, जैसे दुह और प्लस उपयोग। यहां पर भी ये विसर्ग जो है ये बदल जाएगा किसमें, र में। और यहां पर ये बन जाएगा क्या, दुर और प्लस उपयोग। तो यहां पर दुर प्लस उपयोग, तो र और उ ये मिलकर के क्या हो जाएगा, र पर छोटे उ की मात्रा, और इससे जो शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। तो अक्सर परीक्षाओं में क्या करते हैं, र पर बड़े ऊ की मात्रा लगा करके दुरुपयोग बना देते हैं और कहते हैं कि वर्तनी शुद्धि में पहचानो। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर छोटा ऊ है तो दुरुपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा। र पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ऊ की मात्रा। ठीक, तो ये तो आप इस नियम को समझ चुके हैं। ठीक है, इस नियम के अपवाद में दो शब्द रखे जाते हैं, दो शब्द माने जाते हैं कि इस शब्द मतलब इस नियम के अपवाद में। वो दो कौन से, देखिए, एक शब्द है पुनः और एक शब्द है अंतः। इन दो शब्दों को अपवाद में रखा जाता है।
नियम यही लगेगा। अपवाद में क्यों? क्योंकि यहां पर विसर्ग से पहले ई या ऊ नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रहा है? छोटा वाला आ रहा है, यानी कि ह्रस्व आ रहा है। इस वजह से इनको हम अपवाद में रखते हैं, क्योंकि इनमें विसर्ग से ठीक पहले ई या ऊ ना आकर के क्या आ रहा है? आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसमें परिवर्तन उसी प्रकार का होता है। कैसे? देखें, जैसे हम इसकी बात करें तो पुनः और प्लस जन्म, तो यहां भी विसर्ग जो होता है वो र में बदलेगा, और फिर ये क्या बनता है? पुनर। ये शब्द पुनर बनेगा। अब उसके बाद जो भी आप जोड़ना चाहें, आज जन्म जोड़ेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये पुनर्जन्म, और उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका पुनर्जन्म, इस तरीके से। ठीक है। अंतः को लेकर के अगर हम बात करें तो इसमें भी है वही बात। तो अंतः और प्लस मन, म पांचवा है, ज तीसरा था, च छ ज यानी सघोष था, म पांचवा है यानी सघोष है। तो यहां भी ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग बदल जाएगा किसमें? र में। तो ये क्या बन जाएगा? अंतर और प्लस मन, तो बनेगा ये अंतर मन, और फिर ये बनेगा अंतर मन। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे ये कैसे बना। अब ये आपके पिछले वाले नियम के हिसाब से है, जो आपने अभी नियम समझा है ना, उस नियम के हिसाब से। खास बात देखिए, हमने क्या किया था कि हमने इसमें से र को अलग निकाला था, और र को अलग निकाल करके फिर व्याकरण में एक नया नियम बना। वो नया नियम र को लेकर के है अलग से, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन र को लेकर के नियम वो देखिए कि क्या है। र को लेकर के जो नियम काम करता है, वो नियम ये काम करता है कि अगर ई या ऊ विसर्ग से पहले आता है और उसके बाद र का व्यंजन आता है, ठीक, र व्यंजन, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में होता यह है कि ये जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है, यानी कि विसर्ग यहां से हट जाएगा। ठीक है। और विसर्ग से ठीक पहले जो भी स्वर आया हुआ है वो स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये नियम है। इस नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो आप देखेंगे जैसे निह और प्लस रस, तो यहां पर विसर्ग से पहले ई है और उसके बाद र है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लोप, और इसके पहले जो ई का स्वर है वो स्वर चेंज हो जाएगा किसमें? बड़ी ई में। और इस वजह से शब्द क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा नी, और साथ में जुड़ जाएगा क्या? रस, नीरस। ये नियम। और यहीं से आपको एक बड़ा ही रोचक शब्द आपको मिलने वाला है। वो रोचक शब्द यह है कि आज तक आप उसका गलत प्रयोग करते आए होंगे। देखिए, निह और प्लस रोग,
यहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप, और यहां पर जो छोटी ई है वो चेंज हो जाएगी किसमें, बड़ी ई में, और इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, ये होगा नी और ये हो जाएगा रोग। आमतौर पर लोग न पर छोटी ई की मात्रा लगा करके निरोग लिखते हैं या निरोगी लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। सही शब्द क्या है, निरोग, यानी कि बड़ी ई की मात्रा के साथ निरोग, ये सही शब्द है। बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। अब ये मैंने क्यों डिस्कस किए दोनों नियम, शुरू तो हमने किया था अंतरराष्ट्रीय से, फिर इन दो नियमों को क्यों डिस्कस किया, वो इसलिए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शब्द का संबंध यहीं से होता है। कैसे, देखते हैं। आपने देखा कि पिछले वाले नियम में पुनः और अंतः अपवाद में थे, और इस वाले नियम में हमने उसी सघोष में से एक सघोष र को लेकर के अलग नियम बनाया है। तो जो पुनः और अंतः वहां अपवाद में चल रहे थे, वही पुनः और अंतः यहां भी अपवाद में आते हैं। देखिए बड़ा रोचक है। अब हम पुनः और अंतः को फिर से लेकर के आते हैं अपवाद में। पुनः, ठीक, अब पुनः है और अंतः है, इन दो को हम अपवाद में लेकर के आ रहे। पुनः से अगर हम देखें तो शब्द है पुनः और प्लस रचना। ये नियम अभी आपने देखा है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। आपने विसर्ग का लोप किया और इसके ठीक पहले जो था छोटा आ, इस छोटे आ को आपने कर दिया बड़ा आ, तो शब्द क्या हो जाएगा, पुनर्रचना। ठीक, पुनर्रचना। और फिर हम यहां पर लिख रहे हैं अंतः और प्लस राष्ट्रीय। तो यहां पर भी विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और यहां पर जो अ का स्वर है, ये आ का स्वर क्या हो जाएगा, दीर्घ अ में परिवर्तित। तो इसलिए यहां पर शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सही शब्द तो यही है, पुनर्रचना और अंतरराष्ट्रीय। लेकिन हिंदी में हम लोग पुनर्रचना का प्रयोग नहीं करते। पुनर्रचना की बजाय हम इस पुनः शब्द को इसी पिछले वाले नियम के हिसाब से, पिछले वाले नियम के हिसाब से आधे र में चेंज करके और तब प्रयोग करते हैं। यानी कि र को हम इसमें से निकालते नहीं, र को हम इसी में रख करके प्रयोग करते हैं। और चूंकि हम इसी में रख करके प्रयोग करते हैं, इस वजह से क्या बनता है फिर ये, पुनर्रचना। यानी कि अगर हम पिछले वाले नियम के हिसाब से देखें तो यहां पर शब्द क्या बन करके आता है, पिछले वाले नियम के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, इस नियम के हिसाब से नहीं। तो पिछले वाले नियम के हिसाब से देखिए, मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं इसीलिए आपको समझ में आए। यहां लिखते हैं पुनः प्लस रचना। अगर हम पुराने नियम के हिसाब से देखें तो इसको हमको बदल देना चाहिए किसमें, र में। तो ये हो जाना चाहिए था पुनर् और प्लस रचना बराबर पुनर्रचना और ये पुनर्रचना फिर हो जाएगा शब्द क्या, पुनर्रचना।
इसका मतलब यह है कि एक नियम के हिसाब से यह बन जाना चाहिए था और एक्चुअल में बनना क्या चाहिए ये। तो सही शब्द की अगर हम बात करें तो सही शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से कौन सा है, ये। लेकिन हिंदी में हम लोग प्रयोग कौन सा करते हैं, ये वाला, पुनर्रचना। ठीक इसी तरीके से अगर हम अंतः को भी ऐसे ही बनाएं तो क्या बनेगा, जरा देखिए। अंतः प्लस राष्ट्रीय, तो ये जो विसर्ग है ये चेंज हो जाएगा किसमें, र में। तो पहला वाला शब्द क्या हो जाएगा, अंतर, और प्लस राष्ट्रीय। तो इसलिए शब्द क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। और इसको हम लिखते हैं कैसे, अंतरराष्ट्रीय। तो देखिए सही शब्द तो होता है ये वाला, लेकिन हम लोग प्रयोग कौन से नियम के हिसाब से करते हैं, इस नियम के हिसाब से। कौन से नियम, ये वाला, इस नियम के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस नियम के हिसाब से प्रयोग करते हैं तो बन तो रहा है अंतरराष्ट्रीय, फिर ये वाला अंतरराष्ट्रीय कहां गया, ये कैसे आएगा। तो इसी को देखते हैं। देखिए अब देखिए दो चीजें, एक तो अभी आपने बनाया अंतः और प्लस राष्ट्रीय। तो अब हम बात कर रहे हैं उनकी जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं शब्द। तो ये अंतः प्लस राष्ट्रीय है और इसमें ये चेंज हुआ है आपका र में, अभी आपने जो देखा, और उससे ये शब्द बन करके आया है हमारे पास, ये हो जाता है अंतर, और उसके बाद प्लस राष्ट्रीय शब्द जुड़ रहा है, और इसलिए शब्द बनता है हमारे पास अंतरराष्ट्रीय। ठीक। और एक दूसरा शब्द है, वो दूसरा शब्द क्या है, अंतर। ध्यान से देखिएगा, इसमें र पूरा है, प्लस राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर प्लस राष्ट्रीय, इसमें कुछ नहीं होता, ये सीधे शब्द जुड़ता है, और शब्द जुड़ करके क्या बनता है, ये अंतरराष्ट्रीय। ये शब्द बना है अंतरराष्ट्रीय। तो एक शब्द ये है, एक शब्द ये, दो अलग अलग शब्द हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो अंतः लिखा हुआ है इसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है इंट्रा। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इंट्रा, और ये जो अंतर शब्द लिखा हुआ है इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इंटर। तो इंट्रा और इंटर का अंतर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, यानी कि ये बात हो रही है
भीतर की, और ये बात हो रही है दो के बीच की। तो जब हम कहते हैं ये वाला शब्द लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब होता है राष्ट्र के भीतर। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्र के भीतर। और जब हम लोग ये वाला अंतरराष्ट्रीय लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दो राष्ट्रों के मध्य। ठीक, ये बिटवीन। इसीलिए आप देखेंगे अगर आप कभी किसी आंख के डॉक्टर के पास जाएं तो आप वहां पर देखेंगे IOL लिखा रहता है, इंट्रा ऑकुलर लेंस, यानी कि वो लेंस जो अंदर लगाया जाता है, भीतर, आंख के भीतर लगाया जाता है, दो आंखों के बीच में नहीं लगता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? इंट्रा ऑकुलर लेंस कहते हैं। ठीक ठीक इसी तरीके से एक और शब्द है, देखिए, शब्द है अंतः और प्लस जातीय। और दूसरा शब्द मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं, अंतर और प्लस जातीय। तो अंतः प्लस जातीय, अंतर प्लस जातीय। अब आप सोच करके देखिए, इस अंतः का मतलब क्या हो गया है? इंट्रा। और इस अंतर का मतलब क्या है? इंटर। यानी कि ये अंतः है, और इसी अंतः से क्या बनता है? फिर अंतर बनता है, ये वाला। देखिए इससे क्या बन रहा है? ये चेंज हो जाता है र में, तो क्या बन जाता है? ये अंतर। तो अगर अंतर लिखा गया है आधे रा के साथ, यानी हल रेखा के साथ अंतर लिखा है, तो उसका मतलब होता है इंट्रा। और अगर अंतर में र पूरा लिखा है तो उसका मतलब होता है इंटर। ठीक है, तो अंतर जातीय, इससे क्या शब्द बन जाएगा? प्लस जातीय जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? इसके लिए लिखा जाता है ऐसे, अंतर जातीय। और इस वाले मामले में क्या लिखा जाता है? सीधे सीधे अंतर जातीय। इससे क्या पता चला? जब हम ये अंतर जाति लिखते हैं तो इसका मतलब होता है इंट्राकास्ट। इसका मतलब क्या है? इंट्रा कास्ट। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? इंटरकास्ट। ठीक, तो इंट्रा और इंटर का अंतर है। इंट्राकास्ट मतलब अपनी जाति के भीतर, और यहां पर इंटरकास्ट, जो ये लिखा इंटरकास्ट, इसका मतलब हो गया दो अलग अलग जातियों के मध्य। तो ये ध्यान रखना है, जब हम मध्य के सेंस में बात करेंगे दो अलग अलग के बीच में, तब हम अंतर में र पूरा लिखते हैं। और जब हम अपने अंदर की बात करेंगे तो वहां पर जो है वो क्या है? रेफ लगेगा, यानी कि र आधा है। देखिए यहां अंतर जाति में र आधा है और यहां अंतर जाति में र पूरा है। ठीक है, तो शब्द दोनों ही सही हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, शब्द दोनों ही सही होते हैं। बस केवल अंतर किस बात को लेकर के होता है कि आप उसका प्रयोग किस जगह पर कर रहे हैं, सेंस क्या है आपका। आप देखेंगे कि जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहां पर
अंतरराष्ट्रीय ये वाला भी लिखा रहता है और अंतरराष्ट्रीय ये वाला भी लिखा रहता है। राष्ट्र के भीतर की जो उड़ानें हैं यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ये लिखा रहता है अंतरराष्ट्रीय, और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ये लिखा रहता है। तो इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल है ये, तो आगे से जब भी लिखें हमेशा सोच करके लिखें कि आप किस सेंस में लिखना चाह रहे हैं, मध्य के सेंस में लिखना चाह रहे हैं या भीतर के सेंस में लिखना चाह रहे हैं, ये आपको देखना है। शब्द दोनों ही सही हैं, ठीक। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग किसी और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।